Hello students, this side Amit Khandelwal welcomes you all in my YouTube channel. The name of channel is Physics by Amit Khandelwal sir. Students, today we are discussing about electric field and electric field intensity. इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको कोलॉम्स लॉ से लिंक करते हुए जितने भी क्वेश्चंस थे, जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आपका सीबीएसई का पैटर्न हो या आरबीएसई के स्टूडेंट्स हों, उनके लिए जो पैटर्न होता है, तो दोनों ही बोर्ड्स के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ पर बताए थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके थे और दिस ईयर के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट थे। आज वाला जो लेक्चर है हम उसमें कुछ फॉर्मूला, डेरिवेशन एंड थ्योरी बेस्ड टॉपिक देख रहे हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूले हम आज देख रहे हैं इनका अब नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, इन पर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आप देखिए, ये न्यू टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझने में आपको काफी मजा आएगा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग से चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है हमको समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक चार्ज है, इसको हमने शो किया Q से, इसके चारों ओर एक स्पेस में, एक फिक्स स्पेस में या एक फिक्स रीजन में, फिक्स स्पेस और रीजन में एक सेकेंड चार्ज जिसको हम बोलते हैं Q0, इसको जब हम रखते हैं तो आपने पढ़ा है इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, रिपल्शन फोर्स लगेगा। अगर हम इस चार्ज से देखें तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, उस तरफ फोर्स लगेगा इस पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ मान लीजिए कि इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज r। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहा हूं। इट इज द रीजन or a space around a charge which is called source charge। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सोर्स चार्ज, एंड इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। अब सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज क्या है, आप समझना ध्यान से। सोर्स चार्ज वो चार्ज जो अपने अराउंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो हम स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं, E से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्पेस है, इस स्पेस में या इस रीजन में कोई सेकंड चार्ज Q0 को जब हम प्लेस करते हैं तो इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगेगा। जनरली रिपल्शन फोर्स लगता है बिकॉज ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव पोलैरिटी के हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं, अब आप समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज, दिस चार्ज, इन विच अनदर चार्ज मीन्स Q0 फील फोर्स, फोर्स मीन्स F फोर्स, जो अभी रिपल्शन नेचर का है वो फील कर रहा है। कौन फील कर रहा है, Q0। Then this space or region is called electric field। मैं definition जो मैंने बोला है वो लिख रहा हूं, आपको मैंने अभी जो चीज समझाई है, it is defined as a space or a region around a charge। चार्ज कौन सा है, Q चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस जिसमें इन विच अनदर चार्ज कौन सा, Q0 मीन्स टेस्ट चार्ज, फील फोर्स, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय E। It is denoted by E। इसको आप लार्ज E से शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी सोर्स चार्ज के चारों ओर एक ऐसा स्पेस जिसमें किसी अनदर चार्ज जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसको प्लेस्ड करने पे इन दोनों चार्जेस के बीच में
फोर्स एक्टिंग होगा, उस फोर्स को एक्सपीरियंस कौन करेगा? टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, और ये फोर्स जनरली रिपल्शन नेचर का होगा अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा कि ये कैसे, इसकी सिमेट्री क्या है, ये स्फेरिकल रीजन में यानी यूनिफॉर्मली चारों ओर ये क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लाइक ज्योमेट्री ऑफ स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज हम इसकी रेडियल डायरेक्शन या लीनियर कोई फिक्स डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर क्वांटिटी कंसीडर किया है क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है? फिलहाल यहाँ पर एक स्फीयर की डायरेक्शन के अलोंग, यानी कि एक स्फेरिकल सिमेट्री में हम कंसीडर कर रहे हैं, यानी चारों ओर ये किसी भी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि ये जो टेस्ट चार्ज है इस पर तब ही फोर्स लगेगा जब ये सोर्स चार्ज के थ्रू जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं रखा होगा। अगर उस स्पेस से बाहर रखा होगा, मान लीजिए यहाँ रखा है ये टेस्ट चार्ज और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस यहीं तक है, तो अब यहाँ रखे होने पर इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट करता है? सोर्स चार्ज जनरेट करता है। यहाँ सोर्स चार्ज जो है ये किसको जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के थ्रू जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। एक्सपीरियंस कैसे कर रहा है? इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्टिंग है राइट नाउ, तो ये उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन ये खुद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप देखिए इसी में एक और टर्म, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? अब ये स्टूडेंट्स आपको इसको ध्यान से समझना है, ये आगे जो अभी हम कूलॉम्स लॉ के बाद जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल यहीं से बनेंगे। कहां से बनेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले टॉपिक से ध्यान से समझेंगे इसको। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? देखिए यहां आपने देखा कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्टिंग है, इस फोर्स को हमने किससे डिनोट किया? F से। एंड टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? Q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q0 लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। क्या समझे आप? इसको मैं आपको इजीली समझा देता हूं, इसका मीनिंग क्या है। देखो एक डेफिनेशन में लिखा हूं, फिर हम इसको आराम से समझ लेंगे। इसकी डेफिनेशन हमने देखी, यहां भी आप देख लो। द मैग्नीट्यूड ऑफ, बच्चों डेफिनेशन आपको क्लियर होगी तो फॉर्मूला इजीली क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन इसलिए मैं लिख रहा हूं, लिख के बता रहा हूं आपको, बाकी डेफिनेशन में आपको बोल के समझा सकता हूं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज in electric field is called electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप E वेक्टर से शो करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से शो करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E वेक्टर से शो करते हो। क्या डिफरेंस है? एरो का, यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी था, आपने देखा इसके बारे में, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। कैसे होती है, क्या होती है, अभी समझ रहे हैं। ओके, नाउ सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या समझे? अगर इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? +1 कूलॉम, तो ये वैल्यू जब आप यहां रखेंगे, यहां वैल्यू रखोगे तो E इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स? मैं अभी लिमिट रिमूव कर रहा हूं।
E की वैल्यू किसके इक्वल होगी, F अपॉन क्यू नॉट की वैल्यू 1, E किसके इक्वल आया, F के इक्वल। तो क्या समझा आपने, जो यहां लिखा वही है। देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस फोर्स के इक्वल है जो किसी +1 कूलॉम के टेस्ट चार्ज पर, ये अगर +1 कूलॉम का टेस्ट चार्ज हो और इस पर जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज से, सोर्स चार्ज से, तो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, समझ में आया आपको। अब बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये आपने पढ़ा कि स्केलर क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। कैसे, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसकी जो डायरेक्शन होती है ये डिपेंड करती है इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। अगर आपका ये चार्ज पॉजिटिव है तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ, आउटसाइड डायरेक्शन में आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड और आउटसाइड। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हुआ, कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड, इस चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगा, इनवर्ड। इनवर्ड यानी कि इनसाइड डायरेक्शन में होगा। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या लगता है, रिपल्शन फोर्स, और एक पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। बस वही कंसेप्ट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी है, लेकिन यहाँ आपको फोर्स नहीं लिखना है, यहाँ पे ई से शो करना है। अगर ये सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है, ये खुद पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड, आउटवर्ड होगी। और अगर ये खुद नेगेटिव है, ये वाला चार्ज, इसका कोई रोल नहीं है, इस चार्ज की बात कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यही जनरेट कर रहा है। अगर ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। क्लियर बच्चों, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी। ये पॉइंट किसके बारे में थे, ये पॉइंट्स थे आपके डायरेक्शन ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। क्लियर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक चीज और देखो बच्चों, यहां पर क्या लगा हुआ है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। लिमिट क्यों लगे, इस लिमिट का क्या मीनिंग है, इस लिमिट का ये मीनिंग है कि ये जो चार्ज है Q0, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल यानी कि छोटा होना चाहिए। टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, ये क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, सो दैट इट कैन नॉट इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q। देखो बहुत छोटी सी बात है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 लगाने का क्या मीनिंग है, ये जो टेस्ट चार्ज है ये बहुत छोटा है, कम मैग्नीट्यूड का, स्मॉल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। और स्मॉल मैग्नीट्यूड का क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस चार्ज के थ्रू, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये टेस्ट चार्ज इफेक्ट नहीं करना चाहिए। यानी टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड की वैल्यू इतनी कम होनी चाहिए कि वो सोर्स चार्ज के थ्रू जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज नहीं कर पाए, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाए। तो ये इसीलिए हम यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स में आप इसको सीधा F/Q0 इज इक्वल टू E पुट करके सॉल्व करेंगे, लिमिट नहीं लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। नाउ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपने फॉर्मूला क्या समझा, F/Q0।
एफ की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? न्यूटन। क्यू नॉट की यूनिट क्या होती है? कूलॉम। चार्ज की यूनिट कूलॉम, फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन कूलॉम इनवर्स। इसको आप एक और तरीके से पुट कर सकते हो, हम न्यूटन कूलॉम इनवर्स को वोल्ट पर मीटर और वोल्ट मीटर इनवर्स से भी शो करते हैं। आप अब ये कैसे आया, इसको हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर ही है, तो उसमें हमको ये चीज आपको पता चल जाएगी कि F अपॉन क्यू नॉट को वोल्ट पर मीटर क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। तो ये आपको फिलहाल डायरेक्ट ध्यान रखना है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल ध्यान रखो कि न्यूटन कूलॉम इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स यूनिट होती है SI यूनिट यानी इंटरनेशनल यूनिट, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अगर मैं अदर यूनिट की बात करता हूँ, CGS यूनिट यानी स्मॉल यूनिट की बात करता हूँ, तो E इज इक्वल टू क्या होगा? न्यूटन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डाइन, और कूलॉम का क्या होगा? स्टेट कूलॉम। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? डाइन स्टेट कूलॉम इनवर्स, डाइन स्टेट कूलॉम इनवर्स। क्लियर? नाउ डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? डायमेंशन इज, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? m1 l1t - 2। आपको नजर आ रहा है यहाँ पर नीचे, आपको नजर आ रहा होगा ये सारी चीजें, हाँ ठीक है मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर m1 l1t - 2 फोर्स की डायमेंशन है। चार्ज की डायमेंशन क्या होगा? a1 t1। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? m1 l1t - 3, m1 l1t - 3 ऊपर लोगे -1 हो जाएगा, ऐड होगा -3, a1 ऊपर लोगे क्या आएगा? सॉरी, a1 को आप ऊपर लेंगे क्या आएगा? a-1। इट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? अभी ये टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, इसमें अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं, वो फॉर्मूला आपका यूज होगा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस वगैरह में, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले किसने शो किया? माइकल फैराडे ने सबसे पहले बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकाल के किसने डिफाइन किया सबसे पहले? माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया। ठीक है, आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है आपने देखा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो लगभग आगे आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हर क्वेश्चन पे यूज होगा, उनको अप्लाई करना है। देखेंगे फॉर्मूला। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझा था। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही समझा रहा हूं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि क्या है इसका मीनिंग? दिस वन इज अ पॉइंट चार्ज, द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट चार्ज इज q. नाउ अनदर चार्ज Q नॉट which is called टेस्ट चार्ज, इसको आपने क्या पढ़ा था? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्यों पढ़ा था स्टूडेंट्स? क्योंकि ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। इसको आपने क्या पढ़ा है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों पढ़ा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। ये चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। और कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है? इस पे फोर्स लग रहा है। अब मान लो कि इस चार्ज के थ्रू इस चार्ज पर जो फोर्स एक्टिंग है, उस फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है। ये फोर्स F, ये वही फोर्स है, ऐसे लग रहा आउटवर्ड। अच्छा, इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? R। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा R क्या, उसकी डायरेक्शन भी इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही होगी। Then next term is electric field intensity. इस चार्ज के थ्रू
जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रही है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटवर्ड ही होगी। ठीक है बच्चों। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज? इट इज डिफाइंड एज वेक्टर E is equal to the magnitude of force acting on a unit positive charge in electric field। अभी आपने समझा इसको। अब देखो ये जो फोर्स है F, ये इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वेक्टर R। दोनों के बीच में फोर्स कितना है, F। तो ये जो फोर्स है कूलॉम फोर्स, इसका फॉर्मूला आपने क्या समझा है, E is equal to K Q1 Q2 upon R square। K Q1 Q2 upon R square, यहाँ क्या बचा है Q0। अब स्टूडेंट्स Q1 Q2 क्या है, Q1 है Q, Q2 है Q0। यहाँ पर Q एंड Q0 आपको इसको रिप्लेस करना होगा, तो मैंने यहाँ पर पुट किया Q एंड Q0। अच्छा इसको हमने किसमें लिया, वेक्टर फॉर्म में, तो आप यहाँ क्या करेंगे, वेक्टर R स्क्वायर और यहाँ क्या लगाएंगे, इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, R कैप से। क्लियर? नाउ आई एम सॉल्विंग दिस इक्वेशन, देन दिस वैल्यू इज बिकम्स E is equal to, यहाँ पर आप देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, Q0 टू Q0 कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या बचा स्टूडेंट्स, कि Q अपॉन वेक्टर R स्क्वायर एंड R कैप। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको मान लेते हैं पॉइंट P। एक चार्ज Q से डिस्टेंस R पर देयर इज अनदर पॉइंट P। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू द सोर्स चार्ज Q is equal to KQ upon vector R square and this one is R cap। R cap is called unit vector, the direction of unit vector along the line adjoining both charges। This unit vector is the unit vector of distance R between Q and Q0। Clear? Now इस फॉर्मूले को आप न्यूमेरिकल्स में कैसे पुट करेंगे, E is equal to KQ upon R square। सिंपली आपको ये फॉर्मूला पुट करना है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, वहां R को जो डिस्टेंस है उसको आप वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, सिंपली ऐसे करके आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला पुट करोगे, यहाँ R कैप की वैल्यू भी आपको एडिशनल रखनी पड़ेगी, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से इसको ऐसे इजीली लिख के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नाउ यहाँ पर E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो Q पर, यानी कि जितना इस सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट किससे हो रही है, सोर्स चार्ज से, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर हम डिस्टेंस से रिलेशन देखें then E is inversely proportional to R square, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस इंक्रीज होती है, यानी कि जिस पॉइंट पर आप मान लीजिए P पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो डिस्टेंस इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्लियर? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस में कर्व प्लॉट करता हूं, इफ आई एम मेकिंग अ ग्राफ बिटवीन R means distance and E means इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आपने क्या देखा कि डिस्टेंस इंक्रीज होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होती जाएगी। इस चार्ज से जितना डिस्टेंस पे होगा टेस्ट चार्ज, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का वीक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा थोड़ी यहाँ से जनरेट कर रहा है, इनफाइनाइट तक रहेगा, इसकी कोई लिमिट होगी, एक फिक्स स्पेस में होगा, फिक्स रीजन में होगा, तो हम उस रीजन को यहाँ जितना ज्यादा डिस्टेंस पे इस चार्ज को लेंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई मैग्नेट है,
इस मैग्नेट के अराउंड एक फिक्स स्पेस में कोई फेरस का लोहे का टुकड़ा प्लेस्ड करने पे दोनों में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन आप यहां रख दोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड था मैग्नेट का वो इस स्पेस में ही है, यानी कि इसके अराउंड जो रीजन है वो एक लिमिट तक है, उससे बाहर आपने रखा तो उस मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से डिस्टेंस इंक्रीज होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, कम डिस्टेंस पर होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्राफ आपका बन रहा है ये कर्व कैसा बनेगा, ये एक पैराबोलिक कर्व बनेगा जो किसको शो करेगा, E is inversely proportional to R square। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने के बाद जीरो हो जाएगा। इस चार्ज को अगर आप बहुत ज्यादा दूर रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होते होते जीरो हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें ये सारी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं यहाँ डिस्टेंस को 1/r लेता हूं, 1/r स्क्वायर, यानी ये वैल्यू इसको हम एक सिंगल वैल्यू कंसीडर करके x एक्सिस पर लेते हैं और इसको कहां लेते हैं, y एक्सिस पर, लाइक दिस। तो अब E एंड 1/r स्क्वायर के बीच में कर्व कैसा बनेगा, E is directly proportional to 1/r square। मैंने यहां बोला E is inversely proportional to r square और अब मैं बोल रहा हूं E is directly proportional to 1/r square, यानी ये सिंगल टर्म है। तो यहां पे 1/r square को सिंगल टर्म मान के इसकी वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी 1/r square की, E की वैल्यू भी वैसे वैसे इंक्रीज होगी। आप ये ग्राफ नहीं बनाए, ये ग्राफ बना दे, कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, और आप चाहें एडिशनल में वो ग्राफ भी बना सकते हैं। क्लियर? नाउ यहाँ पर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपको याद हुआ, समझ में आया, अच्छे से याद रखना है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब अगर मान लीजिए ये जो दोनों चार्जेस हैं ये किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस्ड है। व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक मीडियम? क्या होता है स्टूडेंट्स डाइइलेक्ट्रिक मीडियम? अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई इंसुलेटर मटेरियल और नॉन कंडक्टर मटेरियल प्लेस्ड कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। मींस नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर ऐसा मटेरियल रख दें, उसको क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। क्लियर? अब डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की कुछ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ग्लास, वैक्स, वुड, पोर्सेलिन क्ले, क्वार्ट्ज एटसेट्रा, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे चार्ज है Q, यहां से r डिस्टेंस पर अनदर चार्ज है P पॉइंट पर Q0। यहां Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने पढ़ा है E, डायरेक्शन के आउटवर्ड। इस चार्ज से इस चार्ज पर जो फोर्स एक्टिंग है उसकी डायरेक्शन भी क्या है, आउटवर्ड। और यहाँ पर इस डिस्टेंस का जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड ही है। क्लियर? अब इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर मैं कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख देता हूं, ये क्या है स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम मैंने आपको बताया जो नॉन कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। अब क्या होगा वो देखना है आपको। आपने यहाँ फॉर्मूला क्या पढ़ा है, E is equal to KQ upon R square R cap। आप K की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा पढ़ा है आपने। तो मैं K की वैल्यू को पुट करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ फॉर्मूले को। आपने पढ़ा है KQ upon R square। K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से क्या मिला हमको Q upon R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पर अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम और कैसे लिख सकते हैं वो आपको देखना है, कैसे हम इसको समझेंगे। मीडियम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में देख रहे हैं, मीडियम की प्रेजेंस में।
तो इस फॉर्मूले को मैं ले रहा हूं E इज इक्वल टू, अच्छा मीडियम के केस में इसको मैं पुट करता हूं EM, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम, ये क्या होगा 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट तो आएगा नहीं, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या आएगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को आपने क्या पढ़ा था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये हमने कूलॉम्स लॉ में इस चीज को समझा था। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो मैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर रहा हूँ एप्सिलॉन से। अब आपने पढ़ा है एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और रिमेनिंग टर्म सेम है। देखो 1/4 पाई सेम, Q अपॉन आर स्क्वायर सेम, इसको मैंने रिप्लेस किया है। किससे रिप्लेस किया है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको आप इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए एप्सिलॉन m इज इक्वल टू, ये जो टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, यहां देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर सेम है, तो मैं इस टर्म को E लिख सकता हूं। यहां पर कौन सी टर्म को, ये जो टर्म है एप्सिलॉन r को छोड़ के, उसको मैंने क्या लिखा E अपॉन क्या बचा एप्सिलॉन r। तो यहां पर एक रिलेशन आपको क्या मिला, एप्सिलॉन m इज इक्वल टू E अपॉन एप्सिलॉन r। और अगर आपको यहां से E चाहिए तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, E यानी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम, E इज इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन m एंड सॉरी E इज इक्वल टू क्या होगा EM मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन r, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, E के इक्वल होगी। मैं इसको थोड़ा E को कैपिटल पुट कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इस टाइप से। क्लियर स्टूडेंट्स, देखो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर को E पुट कर दिया। कैसे कर दिया, यहाँ देखो, और अपन में क्या बचा एप्सिलॉन आर, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, वो फार्मूला बन गया। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। क्लियर, तो क्या समझा आपने कि मीडियम की प्रेजेंस में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दे दोनों चार्जेस के बीच में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन r टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, सॉरी 1/एप्सिलॉन r टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। Again I am repeating, the electric field intensity in presence of medium is equal to 1/एप्सिलॉन r times of electric field intensity in presence of air or vacuum. Clear? So students, यहीं से ये फॉर्मूला आया है। हमने यहाँ कंक्लूजन क्या निकाला कि जो एयर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो ग्रेटर होती है किसी मीडियम की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, क्योंकि मीडियम रखने पे 1/एप्सिलॉन r टाइम्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी ये वैल्यू डिवाइड करोगे, कोई भी नंबर होगा ये, इसका आप डिवाइड करोगे एप्सिलॉन r की वैल्यू रख के। मैंने आपको एप्सिलॉन r की वैल्यू बताई थी फॉर मेटल इनफाइनाइट तक हो सकती है, इंसुलेटर के लिए ग्रेटर देन 1 होती है, माइका के लिए 6 होती है। तो ऐसे मैंने आपको वैल्यूज बताई थी। कॉमन मीडियम वाटर था, वाटर के लिए कितनी होती है 80 होती है। तो ये वैल्यू जो भी होगा वो यहाँ रख के डिवाइड करोगे तो ये कम ही आएगा, एप्सिलॉन EM यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मीडियम कम आएगी। किससे, इस वैल्यू से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, इन प्रेजेंस ऑफ एयर और वैक्यूम। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट था जो आपने यहाँ पर पढ़ा है। एक चीज और देखें, यहाँ पे कभी कभी फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या होता है F/Q0। कभी कभी हमको फोर्स पूछ लेते हैं दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर जाएगा तो F इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, Q0E, यानी कि कूलॉम फोर्स एक्टिंग बिटवीन सोर्स एंड टेस्ट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये यहीं से आया है, इसमें मैंने कोई न्यू स्टेप नहीं लिए।
क्लियर है बच्चों? अच्छा टॉपिक था। इस वाले टॉपिक पे अब कूलॉम्स लॉ के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो चैप्टर में है वो इसी फॉर्मूलाज पे है। आपको ये फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, एक तो ये याद रखना है और सेकंड फॉर्मूला F/Q0 ये याद रखना है। इन दोनों फॉर्मूलों पर ही न्यूमेरिकल्स बनेंगे सारे, इनके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले इन्हीं दोनों फॉर्मूलों से ही बने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर है आपको? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपके सामने न्यूमेरिकल्स लेकर के आऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर हम डिस्कस करेंगे, बोर्ड्स एग्जाम में आए हुए और इस साल के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।